आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो 2023 के अंदर एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि फरवरी मार्च के अंदर जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें 4 सेट आए थे ए बी सी और डी। इन चारों सेटों के अंदर जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर करवाऊँगा। और इससे पहले मैंने जो है हरियाणा बोर्ड के पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर थे, उन क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे वो सारे मैं आपको करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। मैं 1 बाय 1 यानी कि इस वीडियो के अंदर 2023 के क्वेश्चन पेपरों के अंदर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे वो करवाऊंगा, उसके बाद 2022 के, फिर 21 के, 20 और उसके बाद 19 के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब 2023 के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सेट ए के अंदर जो क्वेश्चन आए थे 2 नंबर वाले वो देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है इतिहास का। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य था? यानी कि महमूद गजनवी ने इसने जो है भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था, और 17 बार जो आक्रमण किया था भारत के ऊपर, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था? तो आंसर देखें। अब पहला पॉइंट है इस्लाम का प्रसार करना, यानी कि वो इस्लाम धर्म को मानता था, मुसलमान था, तो वो इस्लाम धर्म का भारत के अंदर प्रसार करने आया था। प्रसार करके मुस्लिम जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था, यानी कि भारत के अंदर इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था, यानी कि फैलाना चाहता था, जिसकी वजह से उसका नाम होगा मुस्लिम जगत में। दूसरा पॉइंट देखें, भारत की धन संपदा को लूटने, यानी कि भारत को जो है आपको पता होगा प्राचीन समय में भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ पर जो है जो धन संपदा थी उसको लूटने के लिए जो है महमूद गजनवी ने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, भारतीय संस्कृति, ज्ञान व आस्था के प्रमुख केंद्रों को नष्ट करके हिंदुओं के आत्मविश्वास व सम्मान को चोट पहुंचाना भी उसका उद्देश्य था। क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए वो जो है चाहता था कि भारत की जो संस्कृति है, जो ज्ञान है, जो आस्था के केंद्र है, यानी कि मंदिर हैं, उनको नष्ट पहुंचाकर, यानी कि उनको नष्ट करके हिंदुओं का जो आत्मविश्वास है और जो सम्मान है उसको चोट पहुंचाना चाहता था। तो ये कारण थे जिसकी वजह से महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है। उसके बाद राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए राजनीति विज्ञान का, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि बहुदलीय मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा दल हों। आंसर देखिए। अब एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि ये जो है एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं, यानी कि एक देश के अंदर जो है अलग अलग पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं। जैसे कि आप हरियाणा के बारे में एग्जाम्पल ले सकते हैं। हरियाणा के अंदर जो है भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, जेजेपी भी है और इनेलो भी है। ये अलग अलग पार्टियां हैं और ये जो है चुनाव में भाग लेती हैं, और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है, यानी कि जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समरूप समाज क्या है? समरूप, समान दिखने वाला। समरूप का मतलब होता है समान दिखने वाला। अब आंसर देखें। जो शब्द है अगर उसका मीनिंग आपको पता होगा तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी जल्दी से याद हो जाएगा। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती, यानी कि ऐसा समाज जिसके अंदर जो है उनकी संस्कृति जो है और जो जाति हैं उनमें ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस उनके अंदर नहीं, यानी कि जो उनकी परंपराएं हैं वो एक जैसी हैं, तथा जहाँ पर जातीय अथवा सामाजिक अंतर ना हो उसे समरूप समाज कहते हैं। यानी कि जाति के आधार पर और समाज के आधार पर जो है ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ज़्यादा अंतर ना हो समाज के अंदर, तो ऐसे समाज को समरूप समाज कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन सभी की संस्कृति जो है एक समान है, तो ऐसे समाज को जो है समरूप समाज कहते हैं।
उसके बाद भूगोल में 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन आया था भूगोल के अंदर, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। और काली मिट्टी के बारे में ये और जान लीजिए, इसको जो है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि काली मिट्टी की जगह अगर रेगुलर मिट्टी लिखा हुआ जाए या फिर लावा मिट्टी लिखा हुआ जाए तो भी आंसर यही रहेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरण संसाधन क्या है, परिभाषा दीजिए। नवीन का मतलब होता है नया, यानी कि एक बार समाप्त होने के बाद उसका दोबारा उसको बनाया जा सके, ऐसे संसाधन। और संसाधन के बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है वो संसाधन होता है। ऐसे संसाधन जिनको एक निश्चित समय के भीतर भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरण या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिसका यूज कर लिया लेकिन उनको जो है भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीन यानी कि फिर से निर्माण किया जा सकता है उसको, तो उसको जो है नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिनको दोबारा निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जल है, वन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है आदि नवीकरण योग्य संसाधन है। यानी कि जल ऊर्जा है, जल से जो है विद्युत बिजली बनाई जा सकती है, वन से जो है हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, और सौर ऊर्जा का उपयोग भी जो है बिजली निर्माण के लिए किया जाता है। और अनवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जिनका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो एक बार समाप्त हो गए तो उनको बनने में जो है करोड़ों वर्ष यानी कि बहुत लंबा समय लग जाता है। उसके बाद देखें अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन है परछन यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। परछन बेरोजगारी यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। आंसर देखें, जब लोग किसी कार्य में नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। यानी कि जब ऐसा व्यक्ति वैसे तो कार्य कर रहा है लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार है, तो इस स्थिति को परछन या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। इस कहने का मतलब ये है, इसके अंदर ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई काम है उसको 2 आदमी कर सकते हैं और वहाँ पर 4 आदमी काम करने लग रहे हैं, तो जो 2 आदमी है एक्स्ट्रा वो एक तरह से बेरोजगार ही हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि मान लीजिए क्या होता है, किसी के पास जो है ज़मीन जो है कम है और घर में जो है ज़्यादा लोग हैं, तो वो सभी लोग जो हैं कृषि के कार्यों में संलग्न यानी कि लगे रहते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में छोटे मोटी दुकानों एवं छोटे व्यवसायों में लगे परिवारों में भी पाई जाती है। यानी कि जो कृषि से जुड़े हुए जो परिवार हैं उनमें भी ये परछन बेरोजगारी पाई जाती है, और शहर के अंदर जो छोटी मोटी दुकानें हैं या फिर छोटे व्यापार हैं उनका जो परिवार है उनमें जो है इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। पहला है औपचारिक। पहला पॉइंट है औपचारिक के अंदर बैंक तथा सहकारी समितियों को ऋण के औपचारिक स्रोत कहा जाता है। यानी कि जो बैंक हैं, जो सहकारी समितियां हैं, ऋण होता है कर्ज, यानी कि जो जहां से कर्जा लेते हैं, तो ये जो बैंक और सहकारी समितियां हैं ये कर्जा लेने के औपचारिक स्रोत हैं। ऋण यानी कि कर्ज के ये स्रोत कम ब्याज पर तथा आसान शर्तों पर ऋण देते हैं, यानी कि कर्ज देते हैं। अनौपचारिक स्रोत पहला पॉइंट है इसके अंदर, साहूकार है, व्यापारी है, मालिक है, रिश्तेदार है या फिर दोस्त है आदि ऋण के अनौपचारिक स्रोत है, क्योंकि जो व्यक्ति है इन लोगों से भी पैसे लेते हैं और ये जो है ज़्यादा ब्याज पर जो है ज़्यादा कठिन शर्तों के साथ जो है ब्याज पर पैसे देते हैं, कर्ज देते हैं। ऋण के स्रोत ऊंची ब्याज दर पर तथा कठोर शर्तों पर ऋण देते हैं। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी।
यानी कि कर्ज लेने के ये अनौपचारिक स्रोत हैं और ये औपचारिक स्रोत हैं। अब यहाँ से जो है आपका सेट बी 2023 का जो सेट बी आया था उसके अंदर इतिहास में जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में, हिस्ट्री में जो है एक ही क्वेश्चन आए थे 2 नंबर वाला। दर्रों से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें। पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। यानी कि जो पर्वतों और जो पहाड़ों के बीच में जो आने जाने का रास्ता पाया जाता है उसको दर्रा कहते हैं। और ये रास्ता जो है प्राकृतिक होता है, यानी कि किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया होता, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है। या फिर कहें तो पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है उसे दर्रा कहते हैं। यानी कि हम या फिर ये कह सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको दर्रा कहते हैं। उसके बाद है राजनीति विज्ञान के अंदर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य क्या था? यानी कि नेपाल के अंदर जो लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? नेपाल में 2006 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ जिसका उद्देश्य राजा ज्ञानेंद्र को गद्दी से हटाकर नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करना था। यानी कि लोकतंत्र को स्थापित करना था, क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र था, पहले वहाँ पर राजा होते थे। दूसरा क्वेश्चन है दल बदल क्या है? नाम से ही आपको पता लग गया होगा। किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य दल में शामिल होना दल बदल कहता है। यानी कि सिंपल सा है, एक दल से दूसरे दल में चले जाना। यानी कि किसी एक दल से टिकट ली, वहाँ से निर्वाचित हुए, जीत चुके हैं, और फिर जीतने के बाद किसी दूसरे दल में चले जाना, उसको दल बदल कहते हैं। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन। भूगोल में जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधनों के नाम बताइए। तो जैव और अजैव संसाधन, तो आंसर है इसका जैव और अजैव संसाधन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। तो आंसर देखें, जैव संसाधन के उदाहरण है वनस्पति तथा पशुधन, और अजैव संसाधन चट्टानें तथा धातु। यानी कि जैव संसाधन होते हैं जिनमें जैसे कि जीव हैं, जिनमें यूँ माना जाए कि इनमें जान होती है, और अजैव चट्टानें तथा धातुएं जिसमें नॉर्मली ये माना जाता है कि ये निर्जीव हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र के अंदर जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया था, तृतीयक क्षेत्र से आपसे क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसको तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार आदि तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, जैसे कृषि आती है, डेयरी आती है, मत्स्य पालन आता है, और जो द्वितीयक क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को सेवाएं, यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर जो कार्य करते हैं, जो सेवाएं प्रदान करता है, उसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि तृतीयक क्षेत्र के जो लोग हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे कि परिवहन है, इनका काम होता है दूसरे लोगों को सेवाएं प्रदान करना। भंडारण है, संचार है, बैंक सेवाएं हैं, व्यापार आदि, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। यानी कि ये जो है, जितने भी ये नाम है, ये सभी जो है दूसरे लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। सभी लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? यानी कि आसान शर्तों पर जो है कर्ज क्यों उपलब्ध होना चाहिए सभी लोगों के लिए? आंसर देखें। हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में व्यापक लेन देन किसी न किसी रूप में ऋण द्वारा होता है, यानी कि कर्ज के द्वारा होता है। यानी कि जो दिन प्रतिदिन जो क्रियाएं होती हैं व्यापार की, जो लेन देन का कार्य होता है, उसमें किसी न किसी रूप से जो है कर्ज के द्वारा ही भुगतान होता है, यानी कि कर्ज लिया जाता है। ऋण किसानों को अपनी फसल उगाने में मदद करता है, यानी कि किसान जो है ऋण लेकर, यानी कि कर्ज लेकर जो है अपनी फसल उगाते हैं। यह उद्यमियों के लिए, यानी कि जो उद्योगपति हैं,
के लिए व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना, यानी कि जो व्यावसायिक इकाइयां हैं, नई नई फैक्ट्रियां जो हैं, उनकी स्थापना करने के लिए कर्ज की आवश्यकता होती है। समय समय पर उत्पादन को पूरा करने, यानी कि समय पर उत्पादन को पूरा करने एवं उत्पादन के कार्यशील खर्चों को पूरा करने में सहायक होता है, यानी कि इन कार्यों के लिए कर्ज की आवश्यकता पड़ती है। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। इससे क्या होगा, उनकी आय बढ़ जाएगी। ऋण देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो कर्ज हैं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है सेट सी। सेट सी के अंदर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। तो इतिहास का क्वेश्चन है पहला, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? आंसर देखें। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, यानी कि ये 7 पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ था, इसलिए इसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। किसको? रोम को। उसके बाद है राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया था, सत्ता की साझेदारी क्या है? आंसर देखें। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। सत्ता की साझेदारी ही वास्तविक लोकतंत्र का मूल मंत्र है, यानी कि सत्ता की साझेदारी का मतलब है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जो है समाज के सभी वर्ग के लोग जो हैं वो अपनी भागीदारी निभाते हैं, ताकि कोई भी वर्ग जो है ये महसूस ना करे कि उनकी जो है अवहेलना हो रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ग्राम सभा क्या है? किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। ग्राम सभा यूँ मान लीजिए कि जो एक गांव है और या फिर पंचायत का जो चुनाव होता है उसके अंदर जो है जो मतदाता सूची होती है उसमें जो लोग होते हैं टोटल गाँव के, तो उन व्यक्तियों से मिलकर एक संस्था बनाई जाती है जिसको ग्राम सभा कहा जाता है, यानी कि उन व्यक्तियों की एक गांव के अंदर जो जितने भी लोग हैं उनके द्वारा जो है एक संस्था बनाई जाती है और उस संस्था को जो है ग्राम सभा कहा जाता है। उसके बाद है भूगोल के क्वेश्चन, लौह अयस्क के प्रकार बताइए। आंसर देखें। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसलें क्या हैं? आंसर देखें। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं, यानी कि जून और जुलाई के महीने में तो इनको बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काटते हैं, और अक्टूबर के आसपास के महीनों में अक्टूबर के आसपास जो है इसकी कटाई होती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग आदि खरीफ की फसल हैं, यानी कि खरीफ की फसलें वो हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं, और वो फसलें कौन सी हैं? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, ये सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के अंदर पहला क्वेश्चन देखें, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? अभी थोड़ी देर पहले हमने तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, अब जो है प्राथमिक क्षेत्र है। आंसर देखें। ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो प्रकृति के अंदर प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन उनका प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी कि वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, ये सारे कार्य जो हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? आंसर देखें। मांग जमा को मुद्रा इसलिए समझा जाता है, मुद्रा मतलब पैसे, इसलिए समझा जाता है क्योंकि इस सुविधा का प्रयोग करके बिना मुद्रा के हम वस्तुएं खरीद व बेच सकते हैं, यानी कि बिना पैसों का यूज़ किए हुए हम जो है सामान को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं।
मांग के माध्यम से ही बैंक खातों में से जमा राशि निकलवाई जा सकती है, यानी कि मांग के द्वारा ही जो बैंक में आपका पैसा जमा है उसे आप निकलवा सकते हैं। इस राशि को चेक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, यानी कि जो पैसा निकलवाया है उसको चेक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसे चेक के द्वारा खाते से निकलवाया भी जा सकता है और चेक के द्वारा ही आपके खाते में जो पैसा है उसको आप निकलवा भी सकते हैं। इसके लक्षण मुद्रा से मिलते हैं, यानी कि इसके जो लक्षण है वो मुद्रा मतलब पैसे से मिलते जुलते हैं। उसके बाद है सेट डी। सेट डी के अंदर इतिहास का पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की दो विशेषताएं बताएं, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जो नगर थे उनकी दो विशेषताएं बतानी हैं। आंसर देखिए, पहली विशेषता है सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कें तथा गलियां व्यवस्थित थी। व्यवस्थित थी मतलब उनको जो है व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, यानी कि प्लानिंग करके बनाया गया था, जिनको एक सुनिश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। यही बात लिखी हुई है कि सड़कें ऐसी थी जिनको पहले से ही प्लान करके बनाया गया था, यानी कि सड़कें जो थी चौड़ी थी। दूसरा है नियोजित जल निस्तारण व्यवस्था, यानी कि जो है नगर से जल को बाहर निकालने की व्यवस्था थी, यानी कि नलियों का और नालों का निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निस्तारण का मतलब होता है जल को निकालने की व्यवस्था अति उत्तम थी। उसके बाद है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंदर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन है श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। आंसर देखें, लैंगिक विभाजन मतलब लड़का या लड़की के आधार पर जो विभाजन होता है। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकर नौकरानियों से करवाती हैं, जबकि घर से बाहर के सारे काम पुरुष करते हैं, इसे श्रम यानी कि कार्य का लैंगिक विभाजन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत में दबाव समूह किन्हीं 2 विशेषताएं लिखें। दबाव समूह की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। आंसर देखें, पहली विशेषता है दबाव समूह पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होता है, यानी कि जो दबाव समूह हैं इनके ऊपर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होता है। उसके बाद दबाव समूह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 4 नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये आदि नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, यानी कि ये सारी ऊर्जाएं ऐसी हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है और ये कभी भी समाप्त नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। जैव मनुष्य, वनस्पति जात यानी कि वनस्पति, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सारे जो है जैव संसाधन के उदाहरण हैं और अजैव के उदाहरण हैं चट्टानें तथा धातुएं। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के अंदर अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक तीनों के बारे में ये क्वेश्चन आ चुका है। द्वितीयक देखें, आंसर देखें इसका। द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि गन्ने से चीनी, यानी कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसको जो है दूसरे रूपों में यानी कि उत्पादों में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे गन्ना है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। कपास है, कपास से कपड़ा बनाया जाता है। ये कपड़ा है, कपड़ा बनाना। तो द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो प्राकृतिक उत्पाद हैं विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उनको जो है दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि गन्ने को जो है चीनी में बदला जाता है, कपास को जो है कपड़े में बदला जाता है, यानी कि कपास से कपड़े बनते हैं।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। आंसर देखें, भारत के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्न हैं। पहला है परंपरागत स्रोत यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो ये थे आपके 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम हुए थे, आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर जो चारों कोड थे, उन चारों कोडों के अंदर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उन सब का सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।